हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए वीडियो क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आपके पास में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 मार्क्स के, मतलब 8 नंबर मिलने वाले हैं। इन 8 नंबर्स के लिए सबसे पहला अपने पास में चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। मैंने आपको, अगर आपने मेरे लास्ट वाली वीडियोस देखे तो मैंने कहा था आपको कि कम से कम ये 3 तो तैयार कीजिए। कौन से? प्रिज्म को तैयार कीजिए अच्छे से, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस मतलब गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन को अच्छे से तैयार कीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, इनका रे डायग्राम अच्छे से तैयार कीजिए। रे डायग्राम है तो इसका मतलब ये है कि उसमें रे का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रे डायग्राम में डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये तो आपको अच्छे से तैयार करने ही है। इसके साथ में ये तीनों जब तैयार हो जाएं तो ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। यहां पे मैं और लिख देता हूं। तो या तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी तैयार कर लें, या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक तैयार कर लो उस। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन कैसे पढ़ता है, वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, है ना। जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ना, उनको अच्छे से पढ़ो कि भैया क्या बोलता है, क्या पूछता है, वो समझो। तो मिरर से, सॉरी मिरर नहीं, प्रिज्म से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा गया है। और प्रिज्म से तो उसने फिक्स रखा है कि इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। अगर प्रिज्म से है ना तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, लेकिन स्पेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन, है ना, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, इसका क्वेश्चन ये वाला पढ़ो। कितना बढ़िया सवाल है। अब जिस बच्चे को पता है कि ऐसा डेरिवेशन जिसमें यू बी है, जिसमें वी बी है, जिसमें N1 और N2 है, जिसमें R है, वो एक ही डेरिवेशन हो सकता है। क्या भाई? N2 डिवाइडेड बाय V माइनस N1 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। इसके अलावा और कोई डेरिवेशन है ही नहीं जिसमें ये सारी चीजें। तो वो ये डेटा देख करके समझ सकता है। इस वाले में तो उसने साफ साफ कह दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार के लिए अच्छे सवाल को पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। डेरिवेशन तो तुम्हें याद ही है, लेकिन वो डेरिवेशन कौन से सवाल में करनी है ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नॉर्मली एक ही पैटर्न रखता है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो किस तरीके से काम करवाता है। फिर लेंस मेकर फॉर्मूले का लगभग लगभग मैंने यही पैटर्न देखा है। मैंने जितने भी पीछे सालों के पीछे पेपर्स देखे हैं, लगभग वो डायरेक्ट बोलता है कि लेंस मेकर में इसको प्रूव कीजिएगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार के लिए अच्छे से रीड आउट करें। ठीक है, अब उसका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो है अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, एलसीआर सर्किट अच्छे से तैयार कर लो। एलसीआर सर्किट अच्छे से तैयार करो, इसमें अनुनाद की अवस्था भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर रेशो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। ट्रांसफॉर्मर रेशो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका सिद्धांत आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेज होते हैं, हानियां होती हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये तो 2 बड़े ही सवाल हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर सिक्योर पर्पज से कि हमारा क्वेश्चन किसी तरीके से ना छूटे, इसके लिए मैं बोल रहा हूं या तो एल सर्किट तैयार कर लो या आर सर्किट, सी सर्किट तैयार कर लो। इन दोनों में से कोई भी एक परिपथ जो है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये तैयार हो जाता है तो आपके इस चैप्टर में 4 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, 4 मार्क्स आकर के ही रहेंगे। ठीक है ये बात। चलो, अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूं। जैसे ट्रांसफॉर्मर अगर आया है तो बहुत बढ़िया तरीके से उसने बोला है कि डायग्राम बनाओ भैया तुम, है ना। डायग्राम के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वर्किंग मेथड पूछ रहा है, तो वर्किंग मेथड के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे ही लिखोगे ना तो अंडरलाइन कर देना म्यूचुअल इंडक्टेंस को कि पढ़ भैया तू ये पढ़, तेरे लिए यही काम का है। ठीक है, फिर कुंडलियों में फेरों की संख्या और वोल्टाओं के मध्य संबंध N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, इसको आपको बताना है। और उसी के साथ में एक न्यूमेरिकल बैठ सकता है ना, कोई एक न्यूमेरिकल बैठ सकता है।
ऐसे ही ट्रांसफार्मर की हानियों से भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और ये एक बढ़िया सवाल भी है। फिर एलसीआर सर्किट अगर पूछता है तो उसका फेजर आरेख अच्छे से ध्यान में रखो, जेड फाई और कोस फाई, ठीक है, ये प्लीज अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, किसके लिए? एलसीआर सर्किट के लिए। और फिर इस तरीके का छोटा सवाल आएगा तो छोटा सवाल ही आएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एलसीआर सर्किट के बाद में एल सर्किट का एक क्वेश्चन जो मैंने देखा वो कुछ इस तरीके का पूछता है। एल सर्किट तो आप सभी को पता है, इसी सर्किट में सेम यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एल की जगह वो सी सर्किट के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, तात्क्षणिक धारा का मान, जैसे एल सर्किट के लिए जब आप डेरिवेशन करते हो तो तात्क्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मेट क्या बनता है? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बैठता है क्या? ये प्रूव करके आना है, डेराइव करना है। फिर इसके लिए प्रतिघात रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है? आप लिखते हैं एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, पता होना चाहिए। फिर धारा का शिखरमान क्या होता है बच्चों? आई नॉट होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आई नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे? आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल या वी नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। इनके व्यंजक ज्ञात करने थे जो आसानी से हो जाते डेरिवेशन में। फिर शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के लिए शक्ति आरेख की कुछ इस तरीके का आरेख आप पढ़ेंगे बच्चों। ये है ना, कुछ इस तरीके का आरेख आप पढ़ेंगे, शक्ति आरेख आता है, पावर कर्व। ये एल सर्किट के लिए भी ऐसा होता है और सी सर्किट के लिए भी इसी तरीके का होता है। ठीक है, और किसी को नहीं समझ में आए तो ये वाला जो है मैं लिंक शेयर कर दूंगा एल सर्किट और सी सर्किट के लिए, प्लीज देख लीजिएगा, वहां से आपको पावर जो कर्व है वो पता चल जाएगा इन दोनों सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि एग्जाम में आता कैसे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट से आने वाला है। अब यहां पर मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज, मेरे को वाकई में ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद में वीडी और ई के मिड में रिलेशन, क्या भाई? वीडी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? म्यू ई, या फिर ई टो डिवाइडेड बाय एम इंटू ई, ये शायद आपने लिखा होगा माइनस लगा करके। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन प्लीज एक बार के लिए देख लीजिएगा, एक अच्छा डेरिवेशन है, हालांकि मुझे इंपॉर्टेंट ये ज्यादा लग रहा है। फिर किरचॉफ लॉ आता है 1.5 नंबर का, तो फिर इसके साथ में कोई न्यूमेरिकल बैठ सकता है। ठीक है, किरचॉफ के दोनों केवीएल और केसीएल दोनों थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहां पर ये तो हुआ अपना सिक्योर लाइन, मतलब ये तो मेरे को याद रखना ही है। फिर इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिएगा और लगा लीजिए, इन दोनों में से कोई भी एक तैयार कर लीजिएगा, अपना काम आसानी से बैठ जाएगा। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं हम, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जिसे बोला जाता है। और सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसके अंदर रिजल्टेंट ईएमएफ पूछेगा, है ना। ईएमएफ कितना होता है तो आप बोलोगे E1 प्लस E2 निकल के आएगा। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आप बोलोगे R1 प्लस R2 निकल के आएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, तो इसका डेरिवेशन पूछ सकता है। मेरे को तो ये 3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर अटका तो फिर इन दोनों में से एक आपको दिखाई देगा 1.5 नंबर का, और इसी के पैरेलल में 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल दिखाई देगा। 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल वैसे मैं आपको करवा दूंगा और मैं करवा भी चुका हूँ, आप देखेंगे पहले वाले वीडियो, उनमें मैंने करवाया भी है न्यूमेरिकल वाले के अंदर, और मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखो क्यूब वाला क्वेश्चन। अब मैंने आपको कहा था कि ये पिछले 10 सालों में 3 बार आया हुआ है, मतलब हर तीसरे साल रिपीट हो जा रहा है। आप देखेंगे तो इस वाले के अंदर आपको दिखाई देगा कि 12 ओम के प्रतिरोध का उपयोग किया उसने। कितने ओम के? 12 ओम के प्रतिरोध। जहां आर की वैल्यू अपन ने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था, वहां आर की वैल्यू जो थी, जो कि लास्ट में, हाँ अरे भगवान चले जा, आर की वैल्यू 2 ओम से किया था अपन ने। ठीक है, आपको याद होगा, तो अपन ने आर की वैल्यू 2 ओम से किया था। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये आर की वैल्यू 12 ओम से है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लो, ये आर की वैल्यू 3 ओम से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आर की वैल्यू ही वो चेंज करता है,
ठीक है। और फॉर्मूला तो फिर आप सभी को अब तक तो रट ही गया होगा, क्या था, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, 5/6 स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू इस वाले केस में 3 रखिएगा और इस वाले केस में 12 रखिएगा, यही तो है। चलिए फिर किरचॉफ लॉ पूछा है, केवीएल और केसीएल पूछा है, ये आपको आने ही चाहिए। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये मैंने सॉल्व भी करवा दिए हैं आपको, और अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इनमें से शायद एक क्वेश्चन पढ़ सकता है, अच्छा सवाल है। व्हीटस्टोन ब्रिज, अब व्हीटस्टोन ब्रिज को लिखने का तरीका लगभग हर एक एग्जाम में सेम जैसा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये सारे 16 मार्क, मतलब 16 नंबर पे आएंगे, एक जैसा ये नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन हर बार देखो तीनों पेपर के अंदर 16 मार्क जो क्वेश्चन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही रहा है, ठीक है। चलिए ये तो बढ़िया देखने को मिला। तो व्हीटस्टोन ब्रिज लिखा हुआ क्या है वो समझिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से, मतलब आपका जो 4th चैप्टर है उससे आने वाला है। इस 4th चैप्टर में एम्पियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों, एम्पियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है। एम्पियर्स लॉ से या तो सोलेनॉइड का डेरिवेशन पूछेगा, मतलब परिनालिका का डेरिवेशन पूछेगा, या फिर एग्जाम्पल नंबर 4.7 पूछेगा, या फिर इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा, ठीक। अगर आप 4.7 तैयार कर लेते, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 4.7 तैयार कर लेते हैं तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इसका 4.7 का एक छोटा सा भाग है ये, है ना, ये 4.7 का एक छोटा सा भाग ही है, अलग से नहीं है, छोटा सा भाग ही है। आप देखोगे इसका डेरिवेशन तो आपको दिखेगा कि यार ये तो इसका फर्स्ट केस ही है ना। चलिए तो एम्पियर्स लॉ अच्छे से तैयार कीजिएगा, सोलेनॉइड अच्छे से तैयार कीजिएगा, 4.7 तैयार करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। तो 2 सवाल तो यहाँ से। फिर टॉर्क इन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, ये टो इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा या एन आई ए बी साइन थीटा जो आता है, प्लीज इसे अच्छे से देखिएगा, है ना। धारावाही आयताकार कुंडली में बलाघूर्ण, ये वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम अच्छे से तैयार करो, ठीक। तो मुझे तो लगता है कि इन दोनों से ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फिर सेफर साइड लेकर के चल रहा हूं। सेफर साइड में या तो ये वाला ऊपर वाला तैयार करो या फिर नीचे वाला कोई एक तैयार कर लो, ये दोनों ही 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है, 2024 में आए थे। तो मैं बोल रहा हूं इन दोनों में से कोई एक तैयार करो, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक आता है तो उसके और में आपको ये तो दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो सेफर साइड लेकर के चलना जरूरी है, बोर्ड में मार्क्स लाना ज़्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए सेफर साइड के लिए इन दोनों में से कोई भी एक तैयार कर लो, अपना काम बैठ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक तैयार कर लीजिएगा, ओके। अब इनसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है वो थोड़ा सा देखिएगा। एम्पियर्स लॉ पूछा है अगले ने। फिर मैं जो बोल रहा था कि चित्र बनाकर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ओके, वायर है ना, वायर के कारण 2πr होएगा बच्चों, वायर के कारण 2πr आएगा, और कोयल होता तो 2r आता। चलिए हाँ नेक्स्ट, यही क्वेश्चन देखो 17वें पार्ट में आया था, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, प्लीज थियरी देखोगे तो आपको सेम दिखाई देगी। फिर अगर एक्सिस के ऊपर पूछे तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन वो कुछ लिखता है एक्सिस पे। बायो-सावर्ट का लॉ नहीं पूछा है, डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा है, ठीक है, डायग्राम पूछा है। फिर ये लास्ट ईयर का है, ये वाला लास्ट ईयर का है, 2024 का क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। ये देखो F/L के लिए, F/L के लिए क्या थ्योरी यूज करता है वो थ्योरी पढ़िए, आपको पता चलना चाहिए। अब ये पूरी की पूरी थ्योरी आ गई, आपको फॉर्मूला कौन सा डेराइव करना है ना वो कैसे पता चलेगा, तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे और खुद ने एक बार किया होगा तभी जा करके कर पाओगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये F/L वाला था, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd वाला, ठीक है।
या 2πr वाला, जो भी डी आर जो भी आप लिख रहे हो। फिर परिनालिका, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, सोलेनॉइड, प्लीज अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम वो बोल रहा है, 1 नंबर का तो डायग्राम है और 2 नंबर का डेरिवेशन है, ठीक है। फिर ये है एग्जाम्पल नंबर 4.7, और इस एग्जाम्पल नंबर 4.7 का ये जो फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, फर्स्ट पार्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ना, बाहर वाला, और इसके अंदर इंग्लिश में देखोगे तो सेकंड पार्ट, इंग्लिश में देखोगे तो सेकंड पार्ट, और हिंदी में देखोगे तो फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट यही है, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला 17वां या 29वें का भी, ठीक है। तो आप देखोगे इसका फर्स्ट पार्ट ही यही वाला डेरिवेशन है। कुछ आपने ऐसा किया होगा, वायर बना होगा, फिर ऐसा लूप ले लिया होगा, फिर आप बोलते हो कि कुछ ऐसा ऐसा, ये आर डिस्टेंस है ये, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, कुछ इसी तरीके से काम करते हो अंदर की तरफ। हाँ, फिर आप क्या लिखते हो, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट समीशन आई, ये तो करते हो, समीशन आई की वैल्यू आई लिखिएगा, डी एल की वैल्यू 2πr लिख देना, ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लगा करके काम कर लीजिएगा, आपका काम आसानी से बैठ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन प्लीज अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी जाकर के आपका काम होगा। फिर वो जो बलागुण वाला पार्ट था, बलागुण वाला, वो वाला क्वेश्चन ये है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है और के अंदर, ठीक है, छुपा हुआ सा क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन जो आने वाला है आपके पास में, ये वाला क्वेश्चन आपके पास में रेडिएशन एंड ड्वेल नेचर ऑफ मैटर है, मतलब विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला सिंपल सा चैप्टर है, 11वें नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन प्लीज तैयार कर लो, है ना, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये मैंने आपको बोला था कि डेफिनेशन आती है इस चैप्टर में से, और इन चारों में से कोई ना कोई एक डेफिनेशन आएगी ही आएगी, 110% आएगी, ठीक है, इन चारों में से तो। और कार्यफलन अगर आ जाता है तो जब भी कार्यफलन आए तो प्लीज फॉर्मूला जरूर लिख करके आना, ठीक है, वर्क फंक्शन आए तो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आए तो भी यही फॉर्मूला वापस से लिख करके आना, बस ये करके आइएगा, फाइ नॉट डिवाइडेड बाय एच बना के आइएगा। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल आए तो आप लिख करके आएंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट होता है, सो वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। तो ये काम करने का तरीका है बच्चों जो आपको आना चाहिए, ठीक। फिर आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपको पता है ये होती है, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मतलब डी ब्रॉगली की परिकल्पना, ठीक है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन का अच्छे से तैयार कर लो, और डी ब्रॉगली का परिकल्पना जो थी वो अच्छे से तैयार कर लो। डी ब्रॉगली की परिकल्पना में डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मोमेंटम है, संवेग, ठीक है, संवेग का फॉर्मूला एमवी होता है, ठीक। तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, छोटा न्यूमेरिकल, और कहाँ से बन सकता है, तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं, प्लीज एक बार के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से 1 नंबर का ही न्यूमेरिकल बनेगा, और 1 नंबर का न्यूमेरिकल वो टिपिकल नहीं देगा बच्चों, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जहां से वो न्यूमेरिकल छोटा बना सकता है। फाइनली इस चैप्टर में 3 ही ग्राफ है या नहीं है, और आप सभी ने पढ़ा है, मैंने तो हिंदी मीडियम वाला पार्ट से बुक से कॉपी किया था, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कि ये काम इंग्लिश मीडियम वाले में भी है, ठीक, ये मैंने समझाए भी हैं, प्लीज अच्छे से तैयार कर लो, इन तीनों ग्राफ को अच्छे से तैयार कर लो। एग्जाम में आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा, एक ग्राफ आएगा जो फिक्स है ना, एक डेफिनेशन आएगी जो फिक्स है, एक न्यूमेरिकल आएगा जो फिक्स है। चलिए अब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो समझ लो, आइंस्टीन वाले से देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, फिर न्यूमेरिकल देखिए, आइंस्टीन का क्वेश्चन पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ, ये आइंस्टीन वाला क्वेश्चन है। फिर न्यूमेरिकल देखो, फाइ नॉट वाला है, इसको एक बार के लिए नीचे ले जाते हैं, ओके, ये क्या, देखो न्यू नॉट दिया हुआ है, कार्यफलन पूछ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, तो आपने बोला फाइ नॉट, आपने बोला फाइ नॉट इज इक्वल टू क्या, एच न्यू नॉट,
ठीक है, ये तो सॉल्व करोगे ही करोगे एच की वैल्यू रख करके। एच की वैल्यू कितनी 6.62 इंटू 10⁻⁻34। हाँ, न्यू नॉट की वैल्यू जितनी उसने दे रखी है। अरे यही तो है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। फिर आप लिख दीजिएगा इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइंस्टीन से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 22वें नंबर का। क्वेश्चन को पढ़ो क्या पूछ रहा है, ठीक है, फिर उसका आंसर तैयार करो खुद कि भैया मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन उससे क्वेश्चन ऐसा पूछा है और मैं इसको ऐसा लिख करके आऊंगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव किन दो कारकों के ऊपर डिपेंड करता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर कलेक्टर जो प्लेट होती है उसके ऊपर कितना पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। वापस से 9th क्वेश्चन देखो। कार्यफलन दहली आवृत्ति पूछी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, सिंपल सा था, फाइन नॉट में किसका एच का डिवाइड लगाना है, यही तो था, है ना। चलिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछा है, या कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो क्या लिखा है ना, वर्ड गौर करो, कट ऑफ पोटेंशियल भी उसी चीज को बोलते हैं, अंतक विभव। ये वाला सवाल बहुत प्यारा है, ये 9th नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी मेटल के लिए, इंग्लिश के अंदर आपको दिखाई दे जाए होगा, बोल रहा है कि कौन सी धातु के लिए दहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन अधिक होगा, दहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन अधिक होगा। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको गौर करता हूं, क्वेश्चन को देखिएगा, तो पी के लिए ये आवृत्ति दिखाई दे रही है क्या, फ्रीक्वेंसी है इधर बच्चों, फ्रीक्वेंसी, और इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये दहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो नॉट में लिखते हैं। आप गौर करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, ये तो दिखाई दे रहा है क्या। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कार्यफलन इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट होता है, तो अगर ये ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका ये भी तो ज़्यादा होगा। क्लियर है, इसका मतलब वर्क फंक्शन ऑफ क्यू इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ पी, उसका कार्यफलन भी ज़्यादा है, क्यू वाले का कार्यफलन ज़्यादा है, तो आपने बोला क्यू का कार्यफलन ज़्यादा है, ठीक है, पता चल गया। अब किसकी दहली तरंग दैर्घ्य ज्यादा है बच्चों, अब तरंग दैर्घ्य उल्टा सीन होता है ना। देखो तरंग दैर्घ्य कैसे देखेंगे, ओहो, तरंग दैर्घ्य देखिए वापस से यहीं से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू, फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये, वो ज्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी से, ठीक है। अब यहां पे c डिवाइडेड बाय लैम्डा का फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, और मेरे को तो क्या देखना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखना है ना, तो ये कुछ ऐसा ही तो लिखा जाएगा। बताओ भैया इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो। अब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो डेफिनेटली इनवर्स का रिलेशन है क्या वेवलेंथ का, है ना, व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन दिखाई देगा। आवृत्ति इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा ही है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा क्या, पी का जो वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो ज्यादा है, दहली तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है। फिर एक क्वेश्चन आपको ये दिखाई देगा दी ब्रॉगली वेवलेंथ का। दी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, h डिवाइडेड बाय एम वी। h का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, नहीं तो दिया हुआ है यहाँ पर, m दिया हुआ है और v दिया हुआ है, बताओ वैल्यू पुट करो, काम होगा नहीं होगा, होगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, मेरा कहना इतना ही है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए
आज के लिए बच्चों इतना ही। और कोई आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर।